नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन के यूज़ और उनके रूल्स की, कि उनका यूज़ कैसे किया जाता है, उसके साथ क्या क्या रूल्स हैं। और जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बैंक की तैयारी भी कर रहे होंगे, रीट की भी तैयारी कर रहे होंगे, या किसी भी तरह से उनको इंग्लिश ग्रामर में स्किल हैंड होना है, तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, वॉच करें, लाइक करें और उसे शेयर करें। हम यहाँ पर्सनल प्रोनाउन के यूज़ और उनके कुछ रूल्स की बात कर रहे हैं। तो पहले नियम की हम बात करते हैं कि वाक्य में अगर एक साथ तीनों पर्सन्स यूज़ हों, तो मतलब वाक्य में एक साथ तीनों प्रोनाउंस का अगर आपको यूज़ करना हो तो कैसे किया जा सकता है। देखो, उसको दो सेंस से यूज़ करते हैं, तो गुड मैनर्स की दृष्टि से, एक बैड मैनर्स। तो पहले हम गुड मैनर की बात करते हैं, और वो सिंगुलर सेंस में। अगर ऐसा आपको यूज़ करना है, तीनों पर्सन्स को यूज़ करना है, तो इसका जो क्रम होगा वो 2-3-1 के रूप में रहेगा। 2-3-1 मतलब सेकेंड पर्सन पहले आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। इसके मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ दिए हैं आपको। जैसे आपको कहना है कि यू, ही एंड आई आर फ्रेंड्स। तुम, वो और मैं सभी मित्र हैं। तो ऐसे मामले में ये गुड मैनर को शो कर रहा है। तो सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन को आप यूज़ करेंगे। और हाँ, स्पेशली ध्यान रखें कि जो इसमें वर्ब यूज़ होती है वो प्लूरल यूज़ होगी। आर यूज़ किए है आई के अनुसार, मैंने एम यूज़ नहीं किया। यहाँ आर आएगा और आगे नाउन भी जो होगा वो प्लूरल हो जाएगा, प्लूरल सेंस में आएगा। सेकंड है आपका यू एंड ही आर हेल्पिंग द पुअर। ही एंड आई आर पार्टनर्स। यू एंड आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो यहाँ मैंने सिंगुलर सेंस में यूज किया क्योंकि ये वर्ब के अप्रोप्रिएट है। नंबर 2, प्लूरल में अगर हम किसी भी इसमें मैनर ले लें तो इसमें क्रम रहेगा आपका 1 2 3 का। यहाँ आपको ध्यान रखना प्लूरल सेंस होना चाहिए, मतलब आप आई का यूज ना करके वी का यूज करेंगे। अगर हम इसमें वी का यूज करते हैं तो वी एंड यू आर नॉट फ्रेंड्स, बैड मैनर में भी है। वी, यू एंड दे आर हेल्पिंग द पुअर, ये पॉजिटिव सेंस को ही बता रहा है। तो इसमें सेंस बोथ हो सकते हैं, बोथ मैनर्स को हम यहाँ लिख सकते हैं, बोथ मैनर्स की दृष्टि से। लेकिन ध्यान रखें कि यहाँ प्लूरल होना चाहिए। अगर यहाँ आई की जगह वी यूज होता है तो क्रम 1 2 3 का रहेगा। अब हम तीसरी बात करते हैं, थर्ड नंबर की। इसमें बैड मैनर को बताया गया है कि अगर वाक्य में किसी भी प्रकार की गलती का संदर्भ हो, किसी भूल का या किसी अपराध का भाव हो, तो क्रम 1 2 3 रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई एंड यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। You and she are conducting rudely. अब हम सेकंड नंबर बात करते हैं पजेसिव केस में। तो पजेसिव केस में आपको थोड़ा समझना है कि अगर थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन एक ही सेंटेंस में आए हैं और वो सब्जेक्ट के रूप में है, तो पजेसिव केस में फर्स्ट पर्सन का यूज़ होगा और उसे हम प्लूरल सेंस में यूज़ करेंगे। शायद हो सकता है मेरी ये बात आपको समझ में ना आ रही हो, अभी एग्जाम्पल से ये और बात क्लियर हो जाएगी। सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के रूप में हो तो पजेसिव केस सेकंड पर्सन का प्लूरल होगा। सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन अगर सब्जेक्ट में हैं और हमें पजेसिव केस यूज़ करना है तो वो फर्स्ट पर्सन प्लूरल होगा। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए हमने कहा थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, तो थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। ही एंड आई हैव कंप्लीटेड, तो यहाँ सब्जेक्ट है ये ही एंड आई, हैव कंप्लीटेड, और हमने यहाँ फर्स्ट पर्सन प्लूरल यूज किया है तो अवर वर्क। तो ये पजेसिव केस में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ माई नहीं आएगा, यहाँ आप यहाँ हिज का यूज नहीं करेंगे, यहाँ अवर आना चाहिए। यू एंड ही हैव डन, तो यहाँ योर जॉब। सेकंड में यही कह रहा है कि सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन हो तो सेकंड पर्सन का प्लूरल, तो यू एंड ही हैव डन योर जॉब। थर्ड पर्सन में थर्ड रूल में सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन है, तो यू एंड आई हैव डन आवर जॉब, तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल है यहाँ, तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल आवर जॉब। नंबर थर्ड,
कलेक्टिव नाउन में प्रोनाउन का प्रयोग, इसमें दो रूल हैं। नंबर एक, उस स्थिति में जब कलेक्टिव नाउन, ये CN जो लिखा है इसका मतलब है कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन का प्रयोग एक यूनिट के रूप में हो तो इट्स का प्रयोग होगा। मतलब तो हम यहाँ इट्स का यूज करेंगे इस बात को शो करने के लिए कि वो एक यूनिट के रूप में है। हमने यूज किया द जूरी गेव इट्स वर्डिक्ट आफ्टर 5 days। तो ध्यान रखें कि इसमें अगर हम यूनिट का ध्यान रखते हैं कि अगर आपका कलेक्टिव नाउन, ये द जूरी जो है वो आपका कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन अगर एक यूनिट के रूप में रहता है तो इसका जो वर्ब है वो प्लूरल फॉर्म में होगा और सिंगुलर फॉर्म में होगा, और यहाँ हम इट्स का यूज करेंगे। ये सिंगुलर फॉर्म में होगा और यहाँ भी हम इट्स का प्रयोग करेंगे। जैसे द फ्लीट विल रीच इट्स, ये सिंगुलर फॉर्म में यूज किया है हमने। अब नंबर सेकंड है कि उस स्थिति में जब आपका कलेक्टिव नाउन का प्रयोग यूनिट में न होकर बिखरा हुआ हो, मतलब यूनिट नहीं है और उससे आपको पता लग रहा है कि जो जूरी है या जो फ्लीट है वो बिखर गया है, या कोई समूह नहीं रहा, समूह के जो लोग हैं वो अलग अलग अपनी राय रख रहे हैं, अलग अलग भाव दे रहे हैं, तो ऐसे में वहाँ इट्स का यूज ना होकर के देयर का यूज होगा, मतलब प्लूरल सेंस में यूज होगा। द जूरी वर, यहाँ अगर मैं लिखना चाहूँ तो इज आएगा यहाँ, अभी तो गिव चल रहा है यहाँ, लेकिन अगर मैं इसमें हेल्पिंग वर्ब लिखना चाहूँ तो वॉज या इज का यूज होगा। बट इसमें आप देख लीजिए यहाँ वर का यूज है क्योंकि ये यूनिट के रूप में यहाँ नहीं है, नाउन तो वही है कलेक्टिव नाउन, लेकिन भाव जो आ रहा है ना यहाँ डिवाइडेड वर्ड से क्लियर हो रहा है कि वो बिखरा हुआ है। द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, तो यहाँ देयर का यूज होगा, यहाँ आप इट्स का यूज नहीं करेंगे। तो इन दोनों स्थिति को आपको समझना है कि जब यूनिट के रूप में हो तब हम इट्स का यूज करेंगे, मतलब सिंगुलर सेंस में यूज होगा ये, और जब ये यूनिट में ना होकर के बिखरा हुआ या सेपरेट दिख रहा हो, सेपरेट भाव को शो कर रहा हो, तब हम इसे प्लूरल सेंस में यूज करेंगे और यहाँ देयर का यूज होगा। यहाँ ध्यान रखें जब यहाँ देयर का यूज हो तो यहाँ आपका हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होगा, और जब यहाँ इट्स का यूज करें तो यहाँ आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी सिंगुलर सेंस के अकॉर्डिंग यूज होगा। नंबर 4 पर हम बात करेंगे जब दो या अधिक नाउन्स एक सब्जेक्ट में हो तो, मतलब अगर सब्जेक्ट में आपके दो या दो से अधिक नाउन एंड से जुड़े हुए हैं तो तब हम प्लूरल प्रोनाउन का यूज करेंगे। राम एंड गोपाल वेंट टू हिज नहीं यूज करेंगे देयर हाउसेस। नेक्स्ट है आपका एक एग्जांपल, सुरेश एंड हरीश डिड देयर होमवर्क। नेक्स्ट है आपका नंबर 5, जब वाक्य में ईच या एवरी का प्रयोग हुआ हो तो हम हिज का प्रयोग करते हैं। एवरी स्टूडेंट एंड एवरी टीचर इज इन हिज प्लेस, तो हमने यहाँ हिज का यूज किया है। ईच पर्सन डज हिज ड्यूटी। पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं। ईच, इधर या नीदर के साथ हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन एवं सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। मतलब ये है कि अगर आपके वाक्य में ईच जो है वो सब्जेक्ट के रूप में हो या ईच से जुड़ा हुआ कुछ कोई सब्जेक्ट हो, तो ऐसे मामले में हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिंगुलर और सिंगुलर प्रोनाउन का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज रेडी टू डू हिज ड्यूटी, मतलब ईच ऑफ द स्टूडेंट्स प्रत्येक विद्यार्थी, मतलब यहाँ सभी विद्यार्थियों में से प्रत्येक, हर एक की बात की जा रही है। इज तो यहाँ सिंगुलर आएगा हेल्पिंग वर्ब, यहाँ अगर मेन वर्ब भी होता तो भी वो सिंगुलर फॉर्म में ही आता। रेडी टू डू हिज, यहाँ भी हमने
प्रोनाउन हिज का यूज किया है जो सिंगुलर है, ड्यूटी। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका नीदर ऑफ देम गेट्स हिज टर्न। नंबर 7 नंबर पॉइंट है आपका जब दो या अधिक सिंगुलर नाउन्स और ईदर और या फिर नीदर नॉर से जुड़े हों तो सिंगुलर प्रोनाउन हिज का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम और श्याम, तो इसमें अल्टरनेट दिया है राम और श्याम, मतलब इनमें से कोई एक। लॉस्ट हिज बुक्स, तो यहाँ हिज का यूज होगा। इधर गोपाल और मयंक हैज स्पेंट हिज मनी। अब हम बात करते हैं 8 नंबर की। जब एक प्लूरल और एक सिंगुलर नाउन और या नोर से जुड़ा हो तो प्रोनाउन प्लूरल लगता है। मतलब जब हमारा सब्जेक्ट और या नोर से जुड़ा हो, ये हमारा यहाँ सब्जेक्ट है, ईदर द प्रिंसिपल और द टीचर्स, तो इसमें और से इसे जुड़ा गया है, ठीक है। तो एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है। ऐसे मामले में वो कहता है कि जो आगे आने वाला प्रोनाउन होगा वो प्लूरल होगा, तो फेल्ड इन देयर ड्यूटी, तो यहाँ देयर प्लूरल है। ये भी आपको अच्छी तरह समझना है, एक सिंगुलर और एक प्लूरल हो तो ऐसे मामले में यहाँ हिज ना होकर के देयर होगा। नेक्स्ट है आपका नीदर द टीचर नोर द स्टूडेंट्स हैव डन देयर वर्क। इसमें भी वही है, द टीचर और यहाँ नोर से ये जुड़ा है, द स्टूडेंट्स और यहाँ मैंने यूज किया है देयर। इज इट क्लियर? अब हम बात करते हैं 9 नंबर की। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से देख लीजिए, ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें आपको थोड़ा सा समझना है, पेशेंस रख लीजिए थोड़ा सा। तो इट और दिस का इसमें यूज बता रहा हूँ, बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखें। टू बी फॉर्म वर्ब के बाद आने वाला प्रोनाउन टू बी फॉर्म। टू बी फॉर्म मतलब देखो बी की फॉर्म हम अच्छी तरह से करेंगे जब हम टेंस का यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सुन लीजिए कि बी की फॉर्म होती क्या है। बी की फॉर्म में हम प्रेजेंट टेंस में इज, एम और आर हेल्पिंग वर्ब क्रिएट करते हैं, और पास्ट में वॉज और वर, तो यहाँ इज, एम, आर और वॉज वर का यूज बताया गया है। टू बी फॉर्म वर्ब के बाद मतलब इज, एम, आर या वॉज वर के बाद आने वाला प्रोनाउन उसी केस में होना चाहिए जिस केस में वर्ब टू बी के पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्रयुक्त हुआ है। मतलब जब हम बी की फॉर्म यूज करते हैं तो उस बी की फॉर्म से पहले आने वाला जो नाउन है या प्रोनाउन है वो जिस केस में है उसी केस में सेम आपका अगला नाउन या प्रोनाउन होगा। वो ये बात कहना चाह रहा है। तो इसमें आप समझिए कि यहाँ बी के पहले नॉमिनेटिव केस यूज हुआ है। नॉमिनेटिव केस मतलब सब्जेक्ट बनाया गया है उसे, तो इसके बाद भी ये भी आपका नॉमिनेटिव केस ही होगा। इट इज आई, इट इज आई मतलब मैं हूं। कौन हूं? मैं हूं। इट इज ही, वो है। दिस इज शी, वो है। तो इसमें हमने आई को नॉमिनेटिव केस में यूज किया है, इसमें ही को भी नॉमिनेटिव केस में यूज किया है, इसमें शी को भी नॉमिनेटिव केस में यूज किया है। अब वो कह रहे हैं कि इट और दिस का प्रयोग नॉमिनेटिव केस में मतलब सब्जेक्टिव फॉर्म में हुआ है, अतः प्रोनाउन आई, ही, शी नॉमिनेटिव केस में है। इज इट क्लियर? अब कई बार डाउट हो जाता है, कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं सर इट इज़ मी लिखा हुआ है, इट इज़ मी भी कहते हैं, इट इज़ हिम कह दिया। हाँ, उसी की बात कर रहे हैं हम। अब कई बार हमने ऐसा स्ट्रक्चर बढ़ाया है, इट इज़ मी लिखा हुआ है, इट इज़ हर लिखा हुआ है, दिस इज़ हिम लिखा हुआ है। ये स्पोकन फॉर्म्स हैं और आजकल प्रचलित हैं।
तो आजकल कई विद्वान इसे भी सही मानते हैं, अतः हम इन दोनों को सही मानते हैं। तो ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन ये ध्यान रखें इसको कि ये ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है। अब यहाँ हम स्ट्रक्चर 1 के अनुसार देखेंगे कि इट इज ही वाला जो इट इज शी वाला जो सेंटेंस था उसी में देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसे वाक्यों में अगर हु या विच के साथ जब क्लास का प्रयोग होता है तब वर्ब टू बी के बाद नाउन नॉमिनेटिव केस में आएगा। मतलब सीधा सा ये है कि अगर ये स्ट्रक्चर आ रहा है इट इज ही, हम यूज कर रहे हैं या हमने यूज करना है, और इसके बाद हु का यूज हो रहा है या विच का यूज हो रहा है, तो यहाँ हिम ना होकर के ही होगा। तो आपको हिम नहीं करना है। जैसे मैंने भी आपको बताया था कि इट इज ही लिख दीजिए या इट इज हिम लिख दीजिए, दोनों ही सही होंगे। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि अगर इस मामले में यहाँ हु आ रहा है या विच आ रहा है तो आपको यहाँ ही यूज करना है, शी ही यूज करोगे आप, यहाँ हिम और हर यूज नहीं होगा, नॉमिनेटिव केस यूज होगा। स्ट्रक्चर 2 में स्ट्रक्चर 2 वही है जो इट इज मी, इट इज हर, दिस इज हिम वाला था, वो वाला। वो कह रहे हैं कि वर्ब टू बी के पहले वाला नाउन या प्रोनाउन यदि ऑब्जेक्टिव केस में है तो, मतलब जैसे हम कह रहे हैं द आई नो द गर्ल, तो यहाँ आप ये देखिए जो आई है वो सब्जेक्ट है, नो आपका वर्ब है और गर्ल जो है वो ऑब्जेक्ट है। और हम यहाँ इसी टू बी के पहले वाली बात कर रहे हैं कि अगर ये नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में है तो यहाँ टू बी के बाद ऑब्जेक्टिव केस ही यूज होगा, यहाँ शी यूज नहीं हो सकता है। आई नो द गर्ल टू बी हर। दूसरा वाक्य है आई रिकॉग्नाइज्ड द बॉय टू बी हिम, तो द बॉय ऑब्जेक्ट है तो यहाँ उसी के अनुसार हिम का यूज होगा। तो ये था आपका स्पेशल यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। इसके बाद हम एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम स्पेशली यूज करेंगे इट का यूज कहाँ कहाँ किया जा सकता है। तब तक के लिए आप इंतजार कीजिए कल फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, ओके। शेयर करते रहें, वॉच करें और लाइक करें। थैंक यू।